चलिए सर देखते हैं सेक्शन 43B में क्या अमेंडमेंट्स हैं। कौन सी? फाइनेंस एक्ट 2021 की। सर सेक्शन 43B पीजीबीपी क्लास, सेक्शन 43B पीजीबीपी क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन जो हमेशा मैं क्लास में कहता हूं, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के साथ भी और जो बच्चे इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको भी, एज अ पार्ट ऑफ अमेंडमेंट्स। पीजीबीपी सेक्शन 43B पेज नंबर 7 पे है। नई बुक मेरे सामने है इसलिए हो सकता है पेज नंबर मैच ना करे आपके पास, अगर कोई पुरानी बुक है और कोई बच्चे इसको यूट्यूब पे एज अमेंडमेंट का पार्ट देख रहे हैं तो। फाइनेंस एक्ट 2021, असेसमेंट ईयर 2022-23, आपका एग्जाम कब है? 2022 में। तो सर सेक्शन 43B में क्या अमेंडमेंट्स हैं? सर कोई खास अमेंडमेंट्स नहीं है, जो क्लास में पढ़ते हैं उसी चीज को क्लैरिफाई किया गया है, स्ट्रांगली कहा गया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो बिकॉज ऑफ फ्यू एडवर्स जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट। राइट, जो हम लोग क्लास में पढ़ते हैं उसी चीज को स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में लिखा गया है सेक्शन 43B के अंदर अमेंडमेंट्स करके क्लास में। एज सच कोई अमेंडमेंट्स नहीं है, एज सच कोई अमेंडमेंट्स नहीं है। मैं विथ एग्जांपल सभी आपको समझा रहा हूं। सभी बच्चों को जो हमारे करंट बैच के स्टूडेंट्स हैं 43B का ये लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे तो अगला नया सेक्शन चालू हो जाएगा हमारा। और एज वेल एज जो बच्चे यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ डीटी अमेंडमेंट्स, चाहे हमें यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हो या फिर टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर रहे हो, यही तो है। सर 43B 8 पॉइंट्स है, 8 तरह के एक्सपेंडिचर्स हैं जिसका डिडक्शन मिलेगा कब? जब आप इसको पे कर दें। कब तक? ROI ड्यू डेट तक। ड्यूरिंग द ईयर पे कर दो तो बहुत अच्छा, वैसे लेट से भी पे कर सकते हो। कब तक? ROI के ड्यू डेट तक। जिसमें से मैंने बोला, क्लास में बोलता हूं, 3 पॉइंट्स आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड हैं और फिर 3 पॉइंट्स आपके एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप से रिलेटेड है। याद करना आसान है 8 पॉइंट्स को। पहला पॉइंट गवर्नमेंट के टैक्सेस है। इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है तो मैं क्लास में हमेशा बोलता हूं कि फी मींस गवर्नमेंट फी, नॉट अ फी टू प्रोफेशनल पर्सन लाइक अ CA, CMS, CS, लॉयर, इंजीनियर, डॉक्टर। सर अगर एग्जाम में आता है प्रोफेशनल फी आउटस्टैंडिंग है, कोई बात नहीं, बुक्स मर्केंटाइल सिस्टम पे डिडक्शन दे देना। टैक्स ड्यूटी सेस फी में फी पेएबल टू प्रोफेशनल्स नहीं आते हैं। राइट, फिर मैंने यहां पर क्लास में बोलता हूं रिलेटिव से अगर आप लोन लेते हो तो यहां कवर नहीं होता है, आराम से उसका डिडक्शन मिलेगा चाहे आप पे करो इंटरेस्ट टाइम पर या ना करो, है ना, यहां बोलता हूं मैं। राइट, उसके बाद आता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, जहां पर मैं बोलता हूं देखो उसकी जो मेन सैलरी होती है उसको तुम टाइम पर पे करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 3-4 तरीके की पेमेंट है, बोनस, कमीशन, लीव, सैलरी और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फंड, इसको टाइम पे जमा कर देना, ROI के ड्यू डेट तक जमा कर देना। तो सर कंफ्यूजन यहां होती है जिसको मैं क्लास में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में डील भी करता हूं, क्या कि ये जो G पॉइंट है, G पॉइंट, इसमें सिर्फ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात हुई है, फंड में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी जाता है। देखो फंड के नाम पे मत जाना, चाहे फंड प्रोविडेंट फंड हो, सुपर इनोवेशन फंड हो, ग्रेच्युटी फंड हो या कोई और फंड हो फॉर द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉय लाइक से सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन फंड, रिकॉग्नाइज होना चाहिए। अगर फंड अनरिकॉग्नाइज्ड है तो डिडक्शन मिलता ही नहीं है। ध्यान रखना, हम सैलरी की क्लास में नहीं है, हम डिडक्शन 80C से 80U की क्लास में नहीं है, हम पीजीबीपी की क्लास में है। एक एम्प्लॉयर जब इस फंड में पैसा जमा करता है अपने एम्प्लॉय के बेनिफिट्स के लिए तो फ्यूचर में फंड से पैसा एम्प्लॉय को मिलता है। तो जैसे मैं तुम्हें हर महीने सैलरी देता हूं वैसे ही हर महीने फंड में कंट्रीब्यूशन जाएगा जो मेरे लिए बिजनेस एक्सपेंडिचर है और अल्टीमेटली इस फंड का फायदा तुम्हें मिलेगा एज ए एम्प्लॉय। से प्रोविडेंट फंड, तो सर प्रोविडेंट फंड में दोनों का कंट्रीब्यूशन जाता है इक्वल, एम्प्लॉयर का भी और एम्प्लॉय का भी। एम्प्लॉयर का जो जाता है वो एम्प्लॉयर अपनी जेब से भरता है, मतलब अलग से देता है सैलरी के अलावा, और जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो सैलरी से डिडक्ट होके जाता है इसके अंदर। क्लास में ये सारी बात होती है, बताता भी हूं मैं आपको, अभी भी बता ही रहा हूं। हमेशा क्लास में यही बताता हूं कि इस G पॉइंट में जो बात हो रही है वो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की नहीं। तो ये मैटर डिस्प्यूट में चला गया, कुछ जजमेंट्स आने लग गए और हाई कोर्ट लेवल तक वो जजमेंट्स पहुंच गए कि नहीं नहीं जी ये गलत है गवर्नमेंट का ये लैंग्वेज,
ये गलत है। 43B शुड बी एप्लीकेबल टू बोथ एम्प्लॉयर एज वेल एज एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, दोनों पे अप्लाई होना चाहिए, दोनों में मौका मिलना चाहिए कि आरओआई के ड्यू डेट तक पैसा जमा हो जाए। ये बात डिपार्टमेंट को रास नहीं आई और हाई कोर्ट में डिपार्टमेंट हार चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट फिर डिपार्टमेंट के अगेंस्ट आ जाता, तो डिपार्टमेंट ने ऑफ कोर्स अगर कोई मैटर डिस्प्यूट में जाता है सुप्रीम कोर्ट पे या हाई कोर्ट में, अगर वो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का इंटेंशन नहीं होता है, डिपार्टमेंट हार रही है, तो उसका अमेंडमेंट करती ही करती है, करेगी ही करेगी। और ये अमेंडमेंट जो है डिपार्टमेंट ने अपने फायदे के लिए नहीं किया है, ये डिपार्टमेंट ने इसीलिए किया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो सुप्रीम कोर्ट में, प्लस अननेसेसरी एम्प्लॉयर फायदा ना उठाए। एक्चुअली हाई कोर्ट की जो रूलिंग है वो एम्प्लॉयर के फेवर में जा रही थी, एम्प्लॉयर के मतलब एम्प्लॉई लोगों को नुकसान हो रहा था। कैसे मैं अभी बताऊंगा। तो इसको कॉन्क्रीट देखो, एक एक्सप्लेनेशन ऐड की गई, एक क्लैरिफिकेशन ऐड किया गया। सर अमेंडमेंट से पहले जो पढ़ते थे वही अमेंडमेंट के बाद भी पढ़ रहे हैं क्या? ये वाला लाइन सर पिछले बैच में भी मैंने बच्चों को यही पढ़ाया और आज भी यही पढ़ा रहा हूं। 43B इज एप्लीकेबल ओनली ऑन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड नॉट एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन। फंड में दोनों पैसे जाते हैं, एम्प्लॉयर का भी और एम्प्लॉय का भी। 43B सिर्फ एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे लगता है। जो बोला जा रहा है कि कोई बात नहीं, एम्प्लॉयर का मंथली कंट्रीब्यूशन अप्रैल का, मई का, जून का, जुलाई का, अगर वो टाइम पर नहीं जमा करा पाता है तो आरओआई के ड्यू डेट तक जमा करा दे। बोला सर जनरली टाइम क्या है? अगले महीने की 15 तारीख। क्या है टाइम? अगर अप्रैल का कंट्रीब्यूशन है तो 15 मई तक चला जाए, मई का कंट्रीब्यूशन है तो 15 जून तक चला जाए। कहता है एक्सप्लेनेशन, जो अमेंडमेंट की लाइन है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। सेक्शन 43B शैल नॉट अप्लाई एंड शैल बी डीम्ड नेवर टू हैव बीन अप्लाइड टू सम रिसीव्ड बाय द एसएससी। ये कौन है यहां पर? एसएससी। ये एसएससी यहां पर कौन है? एम्प्लॉयर, चाहे वो इंडिविजुअल हो या कंपनी, कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रॉम एनी ऑफ हिज एम्प्लॉय टू विच द प्रोविजन ऑफ सब क्लॉज 10 ऑफ क्लॉज 24 ऑफ सेक्शन 2 अप्लाइज। ये थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज हो गई, लीगल लैंग्वेज हो गई। ये लैंग्वेज है हमारे वाली, हमारे तुम्हारे वाले एग्जाम में लिखने वाली, कि सर 43B तो कितना अच्छा यहां लिख ही रहा है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। क्यों कंफ्यूजन हुई? बिकॉज ऑफ सम हाई कोर्ट जजमेंट्स। और हाई कोर्ट जजमेंट दे चुका है कि नहीं नहीं यहां एम्प्लॉय भी कवर होना चाहिए, और फिर सुप्रीम कोर्ट भी उसी बात को मान ले, तो फिर डिपार्टमेंट हार जाएगी, एम्प्लॉय को भी धोखा होगा, फायदा उस एम्प्लॉयर को होगा, बिजनेसमैन को, जो कहा जाता है कि वो गरीबों का और एम्प्लॉय का खून चूसता रहता है। हम क्यों फायदा दें एम्प्लॉयर को? सर ये जो लाइन लिखी गई है इससे गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं हो रहा, एम्प्लॉय का फ्यूचर सिक्योर्ड हो रहा है। एम्प्लॉय के साथ धोखाधड़ी नहीं होगा। किसके साथ? एम्प्लॉय के साथ। कौन धोखा करना चाहता है? एम्प्लॉयर। वो धोखा नहीं होगा। बोला सर कैसे? तो ध्यान रखना, किसी भी फंड में, चाहे वो प्रोविडेंट फंड हो, चलो हम प्रोविडेंट फंड का, प्रोविडेंट फंड में ही जनरली होता है। ग्रेच्युटी फंड में तो एम्प्लॉयर अपनी जेब से डालता है पैसा। देखो ये जो ग्रेच्युटी फंड है या पेंशन फंड होता है, इसमें एम्प्लॉयर अपनी जेब से पैसा डालता है। ये जो प्रोविडेंट फंड है ना, इसमें एम्प्लॉयर का पैसा भी जाता है और एम्प्लॉय का पैसा भी जाता है। तो उसी का डिस्कशन कर लेते हैं। क्या कह रहा है फाइनली, यहां से लेकर यहां तक जो भी बात कह रहा है कि भाई 43B एम्प्लॉयर पे लगता है, एम्प्लॉय पे नहीं। यही बात मैं पिछले बैच में भी पढ़ाया था, यही बात मैं इस बैच में भी पढ़ा रहा हूं। यानी अमेंडमेंट बोल के कोई अमेंडमेंट नहीं है, व्यू चेंज नहीं हो रहा, आंसर चेंज नहीं हो रहा। जो पहले पढ़ाते थे वही अब पढ़ा रहे हैं, वही सेम, खाली ये 3 लाइन ऐड कर दी गई कि भाई सुनो, अब लीगली ये एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे एप्लीकेबल नहीं है। बट सर इसको थोड़ा एग्जांपल देके समझाओ। और सर ये 224 क्लॉज और सब क्लॉज 10 क्या कह रहा है? सेक्शन 2 और ये क्लॉज 24, सब सेक्शन नहीं, और ये सब क्लॉज 10 क्या कहता है? सर ये इनकम क्यों मान रहा है? बताओ सर एग्जाम्पल के साथ। बताते हैं सर, हमने आपके लिए एक एग्जाम्पल लिखा है, अब इसको लिखना नहीं है, घबराना नहीं है, मैं पहले समझा देता हूं, ज्यादा गंदा नहीं करूंगा, तुम वही पहले इसको समझ लो। अमेंडमेंट बोल के कोई अमेंडमेंट नहीं है, बट क्या होता है, बच्चा जब अमेंडमेंट सुनता है तो पैनिक में आ जाता है। सर सुना है पीजीबीपी में सेक्शन 43B में अमेंडमेंट्स है। क्या अमेंडमेंट्स है? तो 3 लाइन ऐड हुई है बेटा, उससे तुम्हारा जो पिछले बैच में अगर तुमने पढ़ा है तो कोई चेंज नहीं हुआ है। और जो मेरे नए बैच के स्टूडेंट्स हैं प्लीज ध्यान से पढ़ते रहें। जो नए बैच के स्टूडेंट्स हैं, जो सॉफ्टवेयर के थ्रू क्लासेस देख रहे हैं, वही तो क्लास यूट्यूब पे जाती है, तो वो ध्यान से सुनते रहें क्या क्या हो रहा है अभी।
हालांकि ये बातें हमने डिडक्शन की क्लास में भी पढ़ी हैं, ऐसी मिलती जुलती बातें। देखो जो करंट बैच के स्टूडेंट हैं, आपका डिडक्शन का क्लास हो चुका है 80C का, 80CCD का, वहां भी मैंने ये चीज बताई। क्या एक फंड है आपके सामने मैं ले रहा हूं, कौन सा फंड है? देखो सर, सेक्शन 43B की बात हो रही है, असेसमेंट ईयर 22-23, फाइनेंस एक्ट 2021। आपका एग्जाम कब है? 2022 में। और ध्यान से सुन लो, जो बच्चे यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं, बजट 2022 एप्लीकेबल नहीं है एग्जाम के लिए। 2022 का जो बजट है वो 2022 के एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्या पढ़ना है सर हमें? फाइनेंस एक्ट 2021, असेसमेंट ईयर 2022-23। बजट 2022 की कोई अमेंडमेंट ना पढ़ें आप अपने एग्जाम्स के लिए। अगर आपका एग्जाम 2022 में है, कितनी वीडियो में कितनी बार बोल चुका हूं मैं। सर आइए, क्या कहता है, अभी ध्यान से सुनिए, लिखिएगा नहीं। कहता है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जा रहा है इस फंड में, साथ साथ एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी जाता है इस फंड के अंदर, मंथली। कौन सा कंट्रीब्यूशन बोलते हैं इसको? मंथली। और मंथली से कितना रुपया जा रहा है? 10,000 पर मंथ और 10,000 पर मंथ। फंड का नाम क्या है? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। क्यों बना है सर? फंड इज मेंटेन्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, क्लियर क्लियर। अब देखो लेफ्ट वाला पहले पढ़ता हूं। सर ये जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है ना, ये एम्प्लॉयर के लिए एक्स्ट्रा खर्चा है। एम्प्लॉयर तुम्हें सैलरी दे रहा है, बोनस दे रहा है, उसके अलावा तुम्हारे लिए ये खर्चा कर रहा है, तो सर ये बिजनेस एक्सपेंडिचर इन नेचर है, अलाउ होगा। अलाउ होगा, जैसे और खर्चे पीएनएल अकाउंट में माइनस करते हैं, वैसे ये भी खर्चा माइनस करेंगे। सर कब करेंगे? 43 भी बोलता पेड कर दो, डिडक्शन ले लो। बिजनेस का खर्चा है सर, ये सारे खर्चे तो बिजनेस के ही है ना। क्या लगता है ये जो 8 खर्चे हैं, ये जो 8 खर्चे ABCDEFGH, ये बिजनेस एक्सपेंडिचर है। खाली 43 भी क्या बोलता है, इनका डिडक्शन पेड बेसिस पर मिलेगा, तुम इसको पे कर दो। कब तक? ROI के ड्यू डेट तक, है ना। सर अब देखिए क्या बोलता है, ये जो कंट्रीब्यूशन है ये सैलरी के अलावा है। अगर आपकी मान लो सैलरी 1 लाख रुपया पर मंथ है, तो 10,000 रुपया और एम्प्लॉयर खर्च करेगा आपके पीछे। एम्प्लॉयर का पर मंथ का खर्चा कितना होगा? 1,10,000, जिसको बोलते हैं CTC, कॉस्ट टू द कंपनी। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर कोई जॉब करता है तो इसी को बोलते हैं कॉस्ट टू द कंपनी। एक कंपनी तुम्हें सैलरी दे रही है 1 लाख रुपया पर मंथ, और तुम्हारे लिए फिर 10,000 रुपया इस फंड में भी डाल रही है, तो कंपनी के पूरे खर्चे कितने हो गए सर? 1,10,000। ठीक है, अब नॉर्मल नियम क्या है? प्रोविडेंट फंड एक्ट का जो नियम क्या है? PF एक्ट। PF एक्ट क्या बोलता है सर? लॉ में पढ़ते हैं आप PF एक्ट। PF एक्ट क्या बोलता है? ये जो मंथली कंट्रीब्यूशन है, चाहे एम्प्लॉयर का हो या एम्प्लॉय का हो, अगले महीने की 15 तारीख तक फंड में आ जाना चाहिए। कब तक? अगले महीने की 15 तारीख तक। नहीं गया तो सर थोड़ा इंटरेस्ट और लेट फी जमा कर देना। एम्प्लॉयर कैन डिपॉजिट आफ्टर द ड्यू डेट ऑल्सो, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट और लेट फी लगेगा। क्या समझे सर? ये फंड है, फंड में दोनों का कंट्रीब्यूशन जाता है, एम्प्लॉयर का भी और एम्प्लॉय का भी। मंथली कंट्रीब्यूशन हर महीने के लिए अगले महीने की 15 तारीख तक चला जाना चाहिए। लेट हो सकता है सर, लेट हो सकता है सर। डिडक्शन तो 43 भी बोलता है डिडक्शन तुमको मिल जाएगा इवन इफ यू आर पेइंग दिस बाय ROI ड्यू डेट। मतलब तुम अगले महीने की 15 तारीख को नहीं जमा करो, थोड़ा लेट से कर सकते हो। किसके बारे में बोल रहा है ये वाली लाइन, लेफ्ट वाली लाइन किसके लिए? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के लिए। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे 43 भी लगता है, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन पे 43 भी नहीं लगता है। राइट वाला हम बाद में पढ़ेंगे, लेफ्ट वाले में सबसे नीचे क्या बोलता है? एज पर सेक्शन 43B एम्प्लॉयर को इस खर्चे का डिडक्शन मिल जाएगा इवन इफ वो पे करते करते कब तक पे कर रहा हो? ROI के ड्यू डेट तक। मान लो अप्रैल का कंट्रीब्यूशन है, कब तक जमा होना था? 15 मई 2021 को। सर मई का कंट्रीब्यूशन है, कब तक जमा हो जाना था? 15 जून 2021 को। ऐसे ही मार्च का कंट्रीब्यूशन है, कब तक जमा हो जाना था? 15 अप्रैल 2022 को। मान लो हमने पे कब तक किया? लास्ट मस्ट बी पेड बाय, मस्ट बी पेड बाय ROI ड्यू डेट। अब एक डेट ले लो, मान लो हमने एक डेट ले ली ROI ड्यू डेट की, कौन सी? 31 जुलाई 2022। तो अप्रैल का पैसा तुम मई में जमा करते हो नॉर्मली 15 मई को। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन सर हर महीने एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जाएगा, हर एम्प्लॉय के लिए थोड़ा थोड़ा रुपया। हमने एग्जांपल ले लिया 10,000 जा रहा है। रूल क्या है? अगले महीने की 15 तारीख को जमा करते जाओ, नहीं तो फंड में एक्ट में इंटरेस्ट लग जाएगा, लेट फी लग जाएगी। कोई बात नहीं, इनकम टैक्स का डिडक्शन मिल जाएगा।
कब तक जमा हो सकता है? एज पर सेक्शन 43B ROI के ड्यू डेट तक जमा हो सकता है। कौन से कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है? एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है। ऐसे ही तो पढ़ रहे हैं। चलो सर, अब एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन पे अभी अभी आपने पढ़ा और पहले भी बैच में मैं पढ़ाता था क्या कि 43B नहीं लगता है, और अभी तो साफ साफ 3 रेड कलर में डाल दिया मैंने अपने नोट्स में, नए नोट्स में। जो बच्चे YouTube पे इस क्लास को देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन पे जाओ, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, नोट्स का भी गूगल ड्राइव लिंक शायद दे दिया होगा मैंने, वहां आप जाके नोट्स डाउनलोड कर लो, और नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करो और वहां अपने आप को एक्टिव रखो। सारे अमेंडमेंट्स ध्यान रखना, मैंने वादा किया हुआ है, फाइनेंस एक्ट 2021 की जो भी अमेंडमेंट्स है किसी भी चैप्टर में, डीटी में, असेसमेंट ईयर 22-23 वाली जो आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है 2022 में, जो भी मैं अपने करंट बैच के स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा वो यूट्यूब पे एज इट इज जाएगी, जैसे कि ये वीडियो यूट्यूब पे जो बच्चे देख रहे हैं। ठीक, और समझ में पूरा आएगा। नए नोट्स खरीदने की जरूरत नहीं, नई क्लास खरीदने की जरूरत नहीं। सर मैं नया नोट्स लेना चाहता हूं, क्यों लेना चाहते हो? नोट्स में जहां जहां बदलाव किए मैं बता तो रहा हूं, आप मेरे पिछले बैच के स्टूडेंट्स हो। नया नोट्स लेना चाहते हो मत लो, नई क्लास लेना चाहते हो मत लो, जो चेंजेस है मैं उसका PDF दे रहा हूं और उसकी क्लास दे रहा हूं। अब क्या जरूरत है नया बुक लेने की, नई क्लास लेने की? क्यों वेस्ट कर रहे हो पैसा? जो है उसी को पढ़ो ना, उसी में तुम्हारी नोटिंग है। नहीं सर मैं नई किताब लूंगा, अरे पुरानी किताब जिसमें नोटिंग है, जो रजिस्टर है, उसी से पढ़ो, खाली ईयर चेंज कर लेना, क्या फर्क पड़ता है? असेसमेंट ईयर ही तो चेंज हुआ है, अमेंडमेंट में बता ही रहा हूं। सर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन तो हो गया, अब एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन। सर एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे जाता है? मैं उसको सैलरी देता हूं और वो सैलरी निकाल के फिर जाता है जमा करने के लिए? नहीं, इतना नाटक नहीं होता। एम्प्लॉयर उसकी सैलरी में से काट लेता है। सैलरी कितनी थी? मैंने एग्जांपल में कितना लिया है? 1 लाख। तुम्हारी सैलरी में से 10,000 कट जाएगा और तुमको बैंक में मिलेंगे 90,000। और भी चीजें कटती हैं सैलरी से, जैसे कि TDS, जैसे कि प्रोफेशनल टैक्स। मैं अभी सबका डिस्कशन नहीं कर रहा। ठीक, सैलरी से जरूरी नहीं कि PF ही कटे। सर सुना है सैलरी से PF कट गया, तो यही है PF। सैलरी से जनरली 3 चीज तो कटती ही कटती है, तुम्हारा PF, तुम्हारा TDS और तुम्हारा P-टैक्स। तो मैं अभी TDS की बात नहीं कर रहा, मैं P-टैक्स की बात नहीं कर रहा। सैलरी से कट जाता है कौन सा कंट्रीब्यूशन? एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन। बोला सर ये तो मेरा पैसा है। अरे भाई तुम्हारा पैसा है तो तुम्हारी सैलरी से काट के तुम्हारे फंड में दे रहा हूं, फ्यूचर में तुम फंड से निकाल लेना, रिटायरमेंट में, जॉब छोड़ने में। और जितना रुपया तुम्हारा काट के दे रहा हूं उतना रुपया तो मैं भी दे रहा हूं ना, तो तुमको डबल का फायदा हो रहा है ना। एक तो तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर्ड हो रहा है, उतना ही पैसा मैं भी दे रहा हूं। तुम्हारा 10,000 दिया सैलरी से काट के, तो मैं अपना भी तो 10,000 दे रहा हूं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों तो दे रहे हैं 10,000, तो क्यों घबराते हो? बोला सर मेरा कट गया ये रुपया, डिडक्ट फ्रॉम योर मंथली सैलरी। तुमको नहीं जमा करना है, तुम्हारी सैलरी से कट के एम्प्लॉयर जमा करेगा। बोला सर एम्प्लॉयर लेके पैसा भाग गया तो? विजय माल्या, गीतांजलि ज्वेलर्स, अगर एम्प्लॉयर भाग गया मेरा पैसा और मेरे जैसे जैसे हजारों एम्प्लॉई का PF लेके भाग गया तो एम्प्लॉयर भागेगा? देखो ये पैसा एम्प्लॉयर का इनकम मान लेंगे। अब भाग बेटा, अब भाग। अगर एम्प्लॉयर ने तुम्हारी सैलरी में से ये पैसा काटा है, किस नाम से? कि वो फंड में जमा कर देगा अगले महीने की 15 तारीख को, तो अब एम्प्लॉयर को डराने के लिए हमने क्या बोला? सुनो तुम्हारा ये इनकम माना जाएगा। एम्प्लॉयर बोलता है भाई मेरा इनकम क्यों माना जाएगा? तो कोई बात नहीं, तू अगले महीने की 15 तारीख को जमा कर दे, यहां जोड़ूंगा और यहां माइनस कर दूंगा। तो ये हमने एम्प्लॉयर को डरा के रखने के लिए ऐसा किया हुआ है। इनकम टैक्स एक्ट में क्या लिखा हुआ है? इनकम टैक्स एक्ट में क्या लिखा हुआ है? जैसे ही मैं उसके PF का पैसा काटूंगा, काट के अगले महीने की 15 तारीख को फंड में जमा करूंगा, तो उस बीच में 2 ट्रीटमेंट होंगे। एक, इसे एम्प्लॉयर की इनकम मानी जाएगी, एम्प्लॉयर की इनकम। पैसा किसका है? एम्प्लॉय का। फंड किसका है? एम्प्लॉय के लिए। फ्यूचर में पैसा किसको मिलेगा? एम्प्लॉय को। सिर्फ एम्प्लॉयर ने एक गलती की है, सैलरी काट ली है। तो अगर एम्प्लॉयर काट के फंड में न जमा करे तो, है ना, तो बेचारा एम्प्लॉय तो मर जाएगा। एक तो उसको सैलरी भी कम मिली और दूसरा एम्प्लॉयर फंड में पैसे भी नहीं जमा कर रहा है। तो एम्प्लॉयर डरा रहे, इसलिए एम्प्लॉयर को बोला गया सुनो ये हम तुम्हारी इनकम मान लेंगे। एम्प्लॉयर बोला सर मैंने तो अगले महीने की 15 तारीख को जमा कर दिया, तो ठीक है हम तुमको डिडक्शन दे देंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा,
इनकम मानेगा कौन सा सेक्शन? देखो मैं खुद अपने मन से कुछ भी नहीं कहता, मैं तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 का एजेंट हूं, तुमको पढ़ा रहा हूं जो एक्ट में लिखा है। इनकम मान लेंगे ये सेक्शन कहता है, और अगले महीने की 15 तारीख को जमा कर दोगे तो डिडक्शन मिल जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये सेक्शन कह रहा है। सर किसके बारे में बात हो रही है? किसके बारे में बात हो रही है? एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में। जो सैलरी से कट जाता है इनकम कहलाता है किसका? एम्प्लॉयर का। और अब एम्प्लॉयर को जमा करना ही पड़ेगा अगले महीने की 15 तारीख को, तो जमा करते ही डिडक्शन मिल जाएगा, 43 भी अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अब हाईकोर्ट के जजमेंट कहने लग गए नहीं नहीं 43 भी अप्लाई करो। फ्यू जजमेंट्स हैड कॉन्ट्रारी व्यू। हाईकोर्ट के जजमेंट बोले, हाईकोर्ट के जजमेंट ने बोला 43 भी लगना चाहिए। हाईकोर्ट के जजमेंट ने बोला कि नहीं नहीं अगले महीने की 15 तारीख तक मत जमा करो, आरओआई के ड्यू डेट तक जमा कर दो, माइनस हो जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है? अगले महीने की 15 तारीख तक जमा करो और माइनस कर लो। तुम भी तो यही चाहोगे एज एम्प्लॉय कि तुम्हारा पैसा जो एम्प्लॉयर ने काटा है वो अगले महीने पीएफ फंड में चला जाए। तुम क्या चाहोगे ये बताओ? एज एन एम्प्लॉय तुम क्या चाहोगे? तुम्हारा पैसा जो कटा है तुम्हारी सैलरी से फंड में चला जाए। इनकम टैक्स एक्ट भी यही चाहता है कि भाई अगले महीने की 15 तारीख तक जमा कर दो। लेकिन कुछ हाईकोर्ट के जजमेंट्स आ गए नेगेटिव, बोला ना आरओआई के ड्यू डेट तक जमा होगा। तो इसी को कैंसिल करने के लिए ये अमेंडमेंट की गई, इसी को नलिफाई करने के लिए, कैंसिल करने के लिए। हाईकोर्ट के जजमेंट्स की कोई वैल्यू अब नहीं है, पैसा अगले महीने की 15 तारीख को जमा करना ही पड़ेगा, आरओआई की ड्यू डेट अप्लाई नहीं होगी, सेक्शन 43 भी अप्लाई नहीं होगा। ठीक? बोला सर एक एग्जाम्पल दे दो, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा दो। तो चलो ये एग्जाम्पल अभी समझो, लिखना नहीं है अभी समझो। अप्रैल 2021 मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का भी और एम्प्लॉय का भी 10-10 हजार रुपए कहां जमा करना है? प्रोविडेंट फंड में। कब? अगले महीने की 15 तारीख को। ठीक? अब सुनो, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर हैज डिपॉजिटेड हिज, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन 1 नवंबर 2021 लेट से। अप्रैल का कब जमा करना था? 15 मई को। कब किया? नवंबर में। कर दिया ना, डिडक्शन मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा, मिल जाएगा डिडक्शन 43 भी एज इट इज पेड बाय आरओआई ड्यू डेट। थोड़ा ही सा तो लेट किया है। आरओआई ड्यू डेट तो अगले महीने, अगले साल की 31 जुलाई है, हमने तो नवंबर में पे कर दिया, मई में पे करना था, जून जुलाई अगस्त, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 6 महीने तो लेट किया है, मिल गया डिडक्शन। ठीक? क्लियर? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अप्रैल का अगले महीने जमा करना था, हमने थोड़ा लेट कर दिया, डिडक्शन फिर भी मिल जाएगा। कब तक जमा कर दो? आरओआई के ड्यू डेट तक। चलो अब एम्प्लॉइज के कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है। एम्प्लॉय, अब एम्प्लॉयर क्या किया? उसने 10,000 रुपया डिडक्ट कर लिया एज एन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम योर मंथली सैलरी। तुमको महीने में कितने मिलने थे? 1 लाख, उसमें से 10,000 काट लिया, तुमको कितना मिला बैंक में? 90 एम्प्लॉय को। अब एम्प्लॉय बोला ये तो मेरे पैसे कट गए, तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पैसे कट गए तो फंड में जमा कर रहे हैं ना। कब? अगले महीने की 15 तारीख को। लेकिन अब एम्प्लॉयर नालायक निकला, क्या किया इसने? नाउ इंस्टीड ऑफ डिपॉजिटिंग 10,000 बाय नेक्स्ट मंथ 15th, उसने इसको भी 1 नवंबर को जमा किया अपने वाले पैसे के साथ। थोड़ा लेट हो गया, 5-6 महीने उसके पास पैसे नहीं थे, 5-6 महीने नहीं थे पैसे, बस यहां गलत हो गया, यहां गलत हो गया। अब इस टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? किसका? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का। यहां गलती हो गई उससे, किससे? एम्प्लॉयर से। अब तुम एग्जाम में क्या करके आओगे? अमेंडमेंट के बाद या अमेंडमेंट के पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही करके आओगे। क्या? एम्प्लॉय वाला जो कंट्रीब्यूशन 10,000 है, जो मैंने डिडक्ट किया था सैलरी में से एम्प्लॉयर ने, वो एम्प्लॉयर की इनकम मानी जाएगी, एम्प्लॉयर की, और एम्प्लॉयर को इसका डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुमने 15 मई के बाद जमा किया है, 43 भी अप्लाई नहीं होगा। और अमेंडमेंट इसी को सपोर्ट कर रहा है। अमेंडमेंट से पहले भी मैं यही पढ़ाता था, अमेंडमेंट के बाद भी मैं यही पढ़ा रहा हूं। इट इज अ परमानेंट लॉस टू द एम्प्लॉयर। उसने एक गलती कर दी, अपना पैसा तो लेट से जमा किया, एम्प्लॉय का पैसा भी लेट से जमा किया। और हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में क्या कहते हैं बच्चों को, एग्जाम के लिए भी और जो बच्चे ऑफिस में काम करते हैं उनके लिए भी, दुनिया इधर से उधर हो जाए, पीएफ का पैसा अगले महीने की 15 तारीख तक जमा कर देना। एम्प्लॉयर वाला हिस्सा न कर पाओ, एम्प्लॉई वाला जो हिस्सा है उसको जमा कर ही देना, वरना वो टैक्सेबल हो जाएगा और उसका डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। ये देख लो। अच्छा, ये देखो जनरल एंट्री इधर, सैलरी जो मैं डेबिट करूंगा वो 1 लाख से डेबिट करूंगा। एम्प्लॉयर बुक्स में एम्प्लॉय की सैलरी कितनी थी? 1 लाख ना। 1 लाख में से 10,000 काट के वो तो मैं 10,000 फंड में जमा कर दूंगा।
एम्प्लॉयर सैलरी एक्सपेंस कितना दिखाएगा? पूरा 1 लाख रुपया दिखाएगा। अब 10,000 काटा तो ये 10,000 एम्प्लॉयर की इनकम। बोला ये तो गलत है। गलत तो ये भी है कि तुमने अगले महीने की 15 तारीख को नहीं जमा किया। बोला सर कर दूं तो तुम्हारा जुड़ेगा और घट जाएगा। अगर तुम इस पैसे को, किसके पैसे को? एम्प्लॉय के पैसे को अगले महीने की 15 तारीख तक जमा कर देते तो क्या होता? 10,000 जुड़ता, 10,000 घट भी जाता। इफ डिपॉजिटेड बाय 15 मई 2021 तो क्या होता? हम इनकम मानते सेक्शन 224 में, जो इनकम का डेफिनेशन है, कितना? 10,000, और हम माइनस कर देते सेक्शन 36(1)(5)(a) में 10,000। नेट इफेक्ट कितना होता? नील। ये किसकी बात हो रही है? एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई? एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन, जो सैलरी से काटा। सर अगर तुम सैलरी से काटोगे तो 10,000 की इनकम और अगले महीने की 15 तारीख तक जमा कर दोगे तो सैलरी फिर डिडक्शन भी मिल जाएगा। ये किसको, किसकी इनकम, किसका डिडक्शन? एम्प्लॉयर का। एम्प्लॉयर का, यही बात हो रही है। सर तो अमेंडमेंट से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है, जैसा पहले करते थे वैसा ही करेंगे। और एक चीज मैं ऐड कर दूं, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन का 80C नहीं मिलता है, जबकि एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन का एम्प्लॉय को 80C मिल जाता है। एक लास्ट चीज मैंने इसमें ऐड कर दी, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन जो पीएफ में जाता है, जो उसकी सैलरी से हम काटते हैं, उसका एम्प्लॉय को 80C भी मिल जाता है। और जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है फंड में, उसका 80C नहीं मिलता। एम्प्लॉयर को अपना पीएनएल अकाउंट में डेबिट करने मिलता है, लेकिन उसको आरओआई ड्यू डेट तक जमा कर दे, ठीक। और एम्प्लॉय का पैसा अगर अगले महीने की 15 तारीख को नहीं जमा हुआ तो वो एम्प्लॉयर की इनकम मान ली जाएगी और उसका डिडक्शन उसको कभी नहीं मिलेगा। क्या लिखा है लास्ट में? परमानेंट लॉस टू द एम्प्लॉयर। अगर तुम्हें डिडक्शन लेना है तो अगले महीने की 15 तारीख तक जमा करना ही पड़ेगा, क्योंकि इट इज द मनी ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की मेहनत का हुआ पैसा है, उस पैसे का तुम मिसयूज मत करो। एम्प्लॉयर को बोला जा रहा है कि भैया तुम उसको सैलरी 1 लाख रुपए देने वाले थे, 10,000 काट लिए, तो 10,000 फंड में जमा करो ना। वर्किंग कैपिटल बोल के क्यों अपने बिजनेस में 6 महीना इसको यूज कर रहे हो? नहीं समझे? जैसे ही मैंने तुमको सैलरी दी वैसे ही अगले महीने की 15 तारीख तक फंड में पैसा दे दूंगा, बस। क्यों इसको आप वर्किंग कैपिटल बोल के 6 महीना लेट से जमा किए? 6 महीना लेट से जमा करोगे तो इनकम ट्रीट हो जाएगी, डिडक्शन नहीं मिलेगा। मेरी तरफ से सेक्शन 43 भी कंप्लीट, अमेंडमेंट भी डिस्कस्ड, सब बच्चों का भला हो गया। किनका किनका? जो हमारे रजिस्टर्ड बैच के स्टूडेंट्स हैं उनका भी, और जो हमारे पुराने बैच के स्टूडेंट्स हैं, टेलीग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स नहीं हैं उनका भी मैंने सब कुछ एक एक चीज खोल खोल के पढ़ा दिया। अब इससे ज्यादा तो इसमें पढ़ाने को कुछ है ही नहीं। किसमें? 43B के अंदर। अब नोट कर लीजिए आप लोग। नाउ यू पीपल आर फ्री फॉर नोटिंग। हमने अब डिस्कस करना है आगे। क्वेश्चन है कुछ हमारी बुक में पेज नंबर 9 पे, वो हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसमें नोट कर लीजिए क्या डिस्कस कर रहे थे। फाइनेंस एक्ट 2021 की अमेंडमेंट, असेसमेंट ईयर 22-23, एग्जाम इन ईयर 2022। चलिए सर, यहां कुछ भी नोटिंग नहीं है। यहां से लिखना शुरू कीजिए अब। ये तो पहले ही बात हो गई थी। यहां चलिए, विजिबल है शायद, है ना? थोड़ा कट रहा है, थोड़ा छोटा करना ही पड़ेगा। चलिए लिखिए, साफ साफ खुला खुला लिखिएगा। साफ साफ खुला खुला लिखिएगा। स्क्रीनशॉट ले लेता हूं सर, बाद में लिखूंगा। इतने इंटेलिजेंट मत बनिए, स्क्रीनशॉट में मत जाइए। सर मैं स्क्रीनशॉट ले लिया हूं। हाँ, स्क्रीनशॉट लेके क्या करोगे भैया? कौन सा तुमको मंगल ग्रह पे जाना है, इतनी जल्दी जल्दी कर रहे हो? दोनों की बात बता दी मैंने, तुम थोड़ा दूर दूर लिखना। एम्प्लॉयर की भी बात बता दी इसी में, और एम्प्लॉय की बात भी बता दी। पेज नंबर 67 पे पढ़ाता मैं एम्प्लॉय वाली बात, वो यहीं डिस्कस हो गई।
सर हमारे सिलेबस में 3615A है पढ़ना। हाँ, पेज नंबर 67 पीजीबीपी के नोट्स में, जो नए नोट्स हैं। ऐसा करो, पहले लेफ्ट वाला पोर्शन लिख लो। पहले लेफ्ट वाला पोर्शन लिख लो, इधर थोड़ा बिगर पिक्चर। लेफ्ट वाला पहले लास्ट तक, यहां तक लिख लो। ठीक, मैं फिर आपको बताता हूं। पहले ये पोर्शन लिख लो, लेफ्ट वाला। स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में नहीं रहना है, बुक में लिखना है, कॉपी पे लिखनी है। बुक में भी नहीं, कॉपी पे, नोट्स, प्रॉपर नोट्स। डन, वीडियो रोक के लिख लिए। बीच वाला रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, फंड इज मेंटेन फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय। लेफ्ट में आ गए, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन मंथली जा रहा है, तो क्या होगा? बिजनेस एक्सपेंडिचर। ये सैलरी के अलावा वो पे करता है, सैलरी भी डेबिट करेगा और ये 10,000 रुपया का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को भी ये डेबिट करेगा। 1 लाख और प्लस 10,000, 1,10,000 इसका कॉस्ट है। पीएफ एक्ट क्या कहता है? अगले महीने की 15 तारीख तक जमा कर दो। यहां तक लिख लिए। नेक्स्ट, लेफ्ट साइड में यहां लिखो, पीएफ एक्ट कहता है अगले महीने की 15 तारीख तक जमा करना है, और एम्प्लॉयर लेट कर देता है, तो कर सकता है एम्प्लॉयर लेट? हाँ, कर सकता है। 43 भी बोलता है कोई बात नहीं, आरओआई के ड्यू डेट तक जमा कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम डिडक्शन दे देंगे। एग्जाम्पल भी दे दिया मैंने, 15 मई, 15 जून, 15 अप्रैल, सारा पैसा तुम 31 जुलाई तक पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ड्यू डेट अगर 31 जुलाई है तो। लेफ्ट साइड वाला लिख रहे हैं आप, राइट साइड वाला मैं लिखवा दूंगा अभी। थोड़ा नीचे चला, कंप्लीट करो। डन। सर हमने एक एजम्पशन ले लिया कि हमारा आरओआई ड्यू डेट 31 जुलाई है। ड्यू डेट तो 3 होते हैं, 31 जुलाई भी हो सकता है, 31 अक्टूबर भी हो सकता है, और 30 नवंबर भी हो सकता है। आरओआई ड्यू डेट डिपेंड करता है एसईसी कौन है, टैक्स पेयर कौन है। रिटर्न की क्लासें पढ़ते ही हम लोग सेक्शन 139(1) में। डन, वीडियो रोक के लिख चुके हैं यहां तक। अब आइए एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन लिखिए। चाहो तो आप अगले पेज पे लिख लो, है ना। सर मैं नहीं लिख पाया, वीडियो को पीछे कर लो, लिख लो। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन अमेंडमेंट के पहले और अमेंडमेंट के बाद दोनों ही में 43 भी नहीं लगेगा। 43 भी नो। बिफोर अमेंडमेंट भी यही था और आफ्टर अमेंडमेंट भी यही था। बिफोर अमेंडमेंट और आफ्टर अमेंडमेंट सेम है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। यही हम लोग क्लास में पढ़ाते थे। क्या एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन पे 43 भी नहीं लगता है? सैलरी से कट के एम्प्लॉयर इसको जमा करता है। एम्प्लॉयर ने काटा है, कहीं धोखा ना दे दे, इसलिए इनकम, और एम्प्लॉयर अगले महीने की 15 तारीख तक जमा कर दे तो डिडक्शन मिल जाएगा। सर ग्रेस पीरियड भी होता था इसमें, तो 3 दिन 5 दिन का, वो ग्रेस पीरियड खत्म हो गया। पीएफ एक्ट नहीं खत्म कर दिया, आप लॉ में पढ़ते होंगे इसको। 15 दिन पे 5 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता था पहले, वो खत्म कर दिया है लॉ ने। पीएफ लॉ अमेंड हो चुका है वहां पे। डन, वीडियो रोक के लिख चुके हैं इतना। नेक्स्ट, कंप्लीट कीजिए। अगले महीने की 15 तारीख तक जमा कर देना, नहीं करोगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। सर कुछ हाईकोर्ट के जजमेंट हैं, कोई बात नहीं, अब वो कैंसिल हो गए, अमेंडमेंट आ गई, क्लैरिफिकेशन ऐड हो गया 43B में। हाईकोर्ट की जजमेंट काम नहीं करेगी अब, जो कहती थी नहीं नहीं एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन पे भी ये सेक्शन लगाओ। अमेंडमेंट आ गया, डिस्प्यूट सेटल हो गया, हाईकोर्ट की जजमेंट कैंसिल हो गई।
डन, लिखा। चलिए सर, अब इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं जो मैंने आपको लिखाया। ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है। ये आपके सारे कंक्लूजन यहां पे क्लियर हो जाएंगी। एक एग्जाम्पल लिया अप्रैल का 10,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन है, यहां से एग्जाम्पल चालू हो गया, दोनों कवर हो जाएगा इसमें। एच एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 10,000 और एम्प्लॉई का भी 10,000। अप्रैल का है तो अगले महीने की 15 तारीख तक फंड में चला जाना चाहिए। लिखिए अच्छे से, सारी बात हो गई है। डन, वीडियो रोक के लिख चुके इतना। पहला पॉइंट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, दूसरा पॉइंट एम्प्लॉयर ने पैसा काट लिया है मेरी सैलरी से, अबाउट एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन। सेकंड पॉइंट एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन लिख चुके थे, अब यहां तक लिखिए। बट उसने डिपॉजिट लेट से कराया तो टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, इनकम मान लेंगे एम्प्लॉयर की 10,000 रुपए और इसका डिडक्शन नहीं देंगे। ये बगल वाला पॉइंट लिखिएगा, सैलरी डेबिटेड। सैलरी 1 लाख से डेबिट करेगा एम्प्लॉयर अपने पीएनएल अकाउंट में, 90 से नहीं, 90 तो तुमको बैंक में मिला है। मैं 1 लाख रुपए की जनरल एंट्री पास करके सैलरी को डेबिट करके बुक्स में पहुंचा दूंगा, जिसमें से 90,000 तुम्हारे बैंक में दूंगा, 10,000 रुपया प्रोविडेंट फंड एक्ट में जाके, प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जाके वो पैसा जमा हो जाएगा। बैंक में जैसे अकाउंट खुलवाते हैं वैसे ही पीएफ डिपार्टमेंट में जाके पीएफ का अकाउंट खुलता है। वो एक नंबर देते हैं, उस नंबर में जाके हमें बैंक में उनके अकाउंट में पैसा जमा कराना पड़ता है। पीएफ डिपार्टमेंट अलग है। डन, वीडियो रोक के लिख चुके। आइए टैक्स ट्रीटमेंट, एम्प्लॉई का पैसा इनकम ट्रीट होगा एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई, ऊपर एम्प्लॉई वर्ड है, नीचे एम्प्लॉयर इनकम है। और फिर एम्प्लॉयर को, ये आर है, आर, एम्प्लॉयर को इसका डिडक्शन भी नहीं मिलेगा क्योंकि पैसा लेट से जमा हुआ है, आफ्टर। अमेंडमेंट सपोर्ट करता है इस व्यू को, यानी हम पहले भी यही पढ़ाते थे और अब भी यही पढ़ा रहे हैं। इट इज अ परमानेंट लॉस टू द एम्प्लॉयर। इनकम ट्रीट हो गई तो बेचारे को टैक्स लग जाएगा और पैसा फंड में देना ही पड़ेगा उसको। डन, लिख लिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये कंप्लीट करो यहां तक। डन, डन। चलिए सर, अब चलते हैं कहां, पेज नंबर 9 पे। पेज नंबर 9 पे कुछ क्वेश्चन कर ले। डन, वीडियो रोक के लिख चुके हैं। अब चलते हैं पेज नंबर 9 पे। पेज नंबर 9 पे कुछ क्वेश्चन कर ले। पेज नंबर 7 43B। मुझे लगता है पिछले 2 घंटे से हमने काफी कुछ डिस्कस किया और यहाँ पीयूष गोयल जी की भी बात की हमने कि अब तुम रेलवे मिनिस्टर को फाइनेंस मिनिस्टर का पोर्टफोलियो दोगे तो ऐसी ऐसी अमेंडमेंट्स तो आएंगी ही आएंगी, है ना। इसका भी एग्जाम्पल हमने कर लिया 3 to 4 मार्क्स के लिए। इसका भी मैंने 1-2 लाइन में एग्जाम्पल समझा ही दिया आपको, और इस लाइन पर तो हमने 5-6 एग्जाम्पल किए क्लास में, है ना। चलिए सर, आइए पेज नंबर 9 पे पढ़िए क्या कहता है। प्लीज वीडियो रोक के पढ़िए। ROI ड्यू डेट दे रखी है, डेटा दे रखा है, देखिए कितना डिडक्शन मिलेगा कितना नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वीडियो रोक के पढ़िए इसको।